आदाब। यूँ तो भारत यानी हिंदुस्तान में जंग आज़ादी की जो कहानी है वो शुरू 1857 से होती है। लेकिन जब इसी को हम बिहार के बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 1757 से, यानी जब नवाब सिराजुद्दौला को धोखे से शहीद किया गया उसके बाद से। बेसिकली उनकी शहादत के बाद बंगाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी तरह से अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया था। इसके बाद जद्दोजहद शुरू होती है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के साथ उनके ही वज़ीर धोखा करते हैं और जिसके बाद उनकी शिकस्त होती है, बाद में उनका कत्ल कर दिया जाता है और इसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। बिहार उस वक्त बंगाल का हिस्सा है और मीर जाफ़र को फिर अंग्रेज़ हटाते हैं। उनके बाद मीर कासिम को गद्दी दी जाती है, वो नवाब बनते हैं। मीर कासिम थोड़ा तेज़ इंसान था, उसको अंग्रेज़ों की साजिश की भनक लग जाती है। फिर उस इंसान ने सबसे पहले कौन सा काम किया? सबसे पहले उस इंसान ने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया। मुंगेर आज के बिहार में है, गंगा के किनारे बसा हुआ एक कदीमी शहर है। तो वहीं पे उस शख्स ने वहाँ पे एक गन फैक्ट्री डाली। आज भी मुंगेर को गन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। आज भी वहाँ पे गैर कानूनी हथियारों का कारोबार होता है, अक्सर न्यूज़पेपर में आता है। तो ये सारे जो लिंक है वो मीर कासिम से ही जुड़ता है, मतलब उसकी जो शुरुआत है हथियारों का वो मीर कासिम के दौर से ही शुरू हुआ और मीर कासिम ने जो हथियार बनाया था वो अंग्रेज़ों के हथियार पे भारी था। उसकी कहानी फिर कभी हम आपके सामने शेयर करेंगे। सो हम बढ़ रहे हैं आगे। तो जैसा मैंने बताया कि मुंगेर कैपिटल शिफ्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मीर कासिम पटना आते हैं, पटना में बहुत सारे अंग्रेज़ों का कत्ल होता है उनके द्वारा, उनकी फ़ौज के द्वारा। और आज भी एक स्मारक पादरी की हवेली के सामने के उसी के पास मौजूद है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो अंग्रेज़ कत्ल कर दिए गए थे पटना की सरजमी पे, उन्हें वहाँ पे दफन किया गया है। वहाँ पे उनके स्मारक वगैरह हैं और ये पूरा वाक़या चलता है। उसके बाद 1764 का दौर आता है जब बक्सर में जंग होती है। बक्सर भी बिहार का हिस्सा है। इसमें मीर कासिम और उनके जो अलाई हैं उनकी फ़ौज हार जाती है। हारने के बहुत सारे वजूहात हैं, सेम वैसे ही वजह को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ। नवाब सिराजुद्दौला भी आपसी खींचीतान की वजह कर जंग हारते हैं। इसके बाद मीर कासिम वहाँ से भागते हैं और दिल्ली में उनका इंतकाल होता है। और नवाब सिराजुद्दौला के बारे में जैसे मैंने बताया, तो नवाब सिराजुद्दौला सिर्फ बंगाल के नवाब ही नहीं थे। बेसिकली उनके जो वालिद थे हैबत जंग, वो बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। पटना में एक जगह है बेगमपुर, जिसके बारे में हिस्टोरियन लिखते हैं कि ये जो बेगमपुर है ये नवाब सिराजुद्दौला की जो माँ थी उनके नाम पे है। बहरहाल, तो जैसा मैंने कहा 1757 से 1764 आ गया। पहले हारे वो आप प्लासी का युद्ध, फिर हारे बक्सर का युद्ध। इसके बाद अब अंग्रेज़ों के हाथ में पूरी तरह से बंगाल आ चुका है। इसके बाद जो पूर्वांचल है, बिहार है, भोजपुर का इलाका है, उसका बंटवारा हुआ। बहुत सारी चीज़ें उसके बाद होती हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो चलते रहता है। इसके बाद मामला आगे चलता है कि पीर फ़कीर सन्यासी इन लोगों को लग रहा था कि अंग्रेज़ अब यहाँ पे काबिज़ हो रहे हैं। मजनू शाह की क़यादत में बहुत बड़ी तादाद में साधु संत पीर फ़कीर एक साथ आते हैं और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग करते हैं। इसमें बिहार का एक नुमाया किरदार है, बिहार के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ये जो एक पूरा प्रोसेस है, ये जो एक पूरी चीज़ है वो चलती रहती है और ये एक लंबे वक्त तक अंग्रेज़ों की जो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं वो इसके बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं कि किस तरह से मजनू शाह रॉकेट लेकर चल रहे हैं। ये अंग्रेज़ों की रिपोर्ट है कि उनके पास रॉकेट है। तो बहरहाल, तो अब हम चूँकि इस चीज़ में अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें हम डिटेल्ड किसी चीज़ में नहीं जा रहे हैं। बेसिकली खाका आपको 2-3 एपिसोड में बेसिकली खाका आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इवेंट्स के ऊपर, फिर पर्सनालिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि मजनू शाह, जिसको पीर फ़कीर सन्यासी रिवोल्ट कहते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो उपन्यास है और आनंद मठ, उसको उसी से जोड़ा जाता है। तो उसमें जो उनकी राइटिंग्स है वो एक अलग इसमें है। और लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, जो इंस्पिरेशन है रहा, तो वो पीर फ़कीर वाले हैं। इसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सारे लोग हैं।
तो अब जो इसके बाद जो है पीर फ़कीरों का जब ज़वाल होता है, डाउनफॉल होता है, मतलब उनकी तहरीक जब धीमी पड़ती है, तो इसके बाद 1820 के आसपास का दौर शुरू होता है। ये वो दौर है जब सैयद अहमद शहीद एक काफ़िला लेकर हज के लिए निकलते हैं। वो बरेली यूपी के रहने वाले थे, लेकिन उनका काफ़िला बनारस होते हुए कलकत्ता की जानिब जाता है, वहाँ से वो जहाज़ से हज को जाते हैं। तो इस सफ़र की खूबी ये है कि इस सफ़र में वो अलग अलग इलाक़े में बिहार में रुकते हैं। आरा वगैरह होते हुए वो पटना पहुँचते हैं, बाढ़ पहुँचते हैं, मुंगेर पहुँचते हैं, जो जो नदी का जो जो इलाका है जहाँ से उनका फ़्लो होता है वहाँ रुकते हैं। और वो जिस जिस जगह रुकते हैं वहाँ उनके मुरीद उनसे बैत करते हैं। वो पीर थे, बाकी उनके मुरीद होते हैं, लोगों ने उनके हाथ को चूमा, उनसे बैत हुए। और जब वो हज से लौटते हैं तो एक लश्कर बना के वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो पेशावर का इलाका है उस इलाके में कैंप करते हैं। वहाँ पे कुछ इलाकों पे इनकी फ़ौज ने कब्ज़ा भी कर लिया, वहाँ पे ये लोग काबिज़ भी हो गए, टैक्स वैक्स भी लेने लगे। तो वहाँ पे इनका टकराव राजा रंजीत सिंह की फ़ौज से होता है, और जिसके बाद ये सारे लोग कत्ल कर दिए जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो बालाकोट की जो तारीख़ी जंग है वो इसी इसमें है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरह से राजा रंजीत सिंह और ये सैयद अहमद शहीद की जो फ़ौज है ये आपस में टकराती है और ये लोग शहीद हो जाते हैं। इसमें सिर्फ वो नहीं, वहाँ पर के लोकल कबाइल की पॉलिटिक्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चूँकि हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपको एक बेसिक ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जब होता क्या है कि यहाँ पे हमें आमतौर पर ये पढ़ने और देखने को मिलता है कि ये लोग आपस में लड़ गए, लेकिन 1830 के बाद का जो दौर है, 34 के आसपास का जो दौर है, उसमें हैदराबाद में एक कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जिसमें जो हैदराबाद के निज़ाम हैं, उनके भाई हैं, उनको गिरफ़्तार भी किया जाता है। वो खलीफा हैं, किनके? वो खलीफा हैं सैयद अहमद शहीद के। और कुछ जो लोग पकड़े जाते हैं उसमें कुछ लोग हैं राजा रंजीत सिंह के, जिसके बारे में ये है कि राजा रंजीत सिंह उनसे अलाई करना चाह रहे हैं, साथ में मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करना चाह रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं। तो एक तरफ बालाकोट में यही लोग आपस में लड़ जाते हैं, दूसरी तरफ हैदराबाद में ये लोग आपस में अलाई बनने की कोशिश करते हैं। तो अजीब अजीब मामला हमारे यहाँ अजीब अजीब तरह से होते रहा है। तो बहरहाल तो बिहार में सैयद अहमद शहीद के जो फेस थे वो थे इनायत अली और विलायत अली, ये दो भाई थे। और इनमें से एक भाई उसी इलाके में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इलाका जो है, पहाड़ी इलाका, वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे कैंप करते हैं। और जो दूसरे भाई हैं वही पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग खित्ते में घूमते हैं। इनका मरकज़ बंगाल था, इनका मरकज़ चेन्नई और उसके आसपास का इलाका था, हैदराबाद था। फिर इनका एक मरकज़ आपका पूरा पंजाब था। तो ये सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, अलग अलग तहरीक इनकी चल रही होती है। और फिर आता है 1840-44 का दौर। 1840 के बाद होता क्या है, 44 के दौर में अंग्रेज़ मोती मिश्रा नाम के एक सिपाही के मदद से एक चीज़ को इंकशाफ करते हैं कि जिसमें ये पता चलता है कि कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान सिपाही मिलकर पटना में बगावत को हवा दे रहे हैं। तो ये हुआ कैसे, जब इसकी जांच की गई तो इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आया कि बिहार के जितने हिंदू मुसलमान जो ज़मींदार हैं और जो रिलीजियस लोग हैं ये आपस में इकट्ठा हो रहे हैं, आपस में ये लोग मिल रहे हैं। और मिलने का जो मरकज़ है वो आपका सोनपुर मेला है, वहीं पे ये सारे लोग मिल रहे हैं। सोनपुर मेला को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत ही तारीख़ी जगह है और इसका फ्रीडम स्ट्रगल में एक अलग ही रोल है। तो हम आगे जब बात करेंगे तो सोनपुर मेला पे भी आपको अच्छे से समझाएंगे कि बेसिकली सोनपुर मेला है क्या, इसका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल है। और बिहार में है तो इसको ज़रूरी है आपके सामने इसको शेयर करना। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि वो जो पूरा इलाका है वहाँ पे ये लोग बैठते हैं, चर्चा होती है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। तो उसमें जो चर्चा का मुख्य विषय था वो था कि 1944-45 के दौर में जहाँ पे सिख राजा रंजीत सिंह के जो वारिस हैं वो अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं, उनकी मदद के लिए इस इलाके से कुंवर सिंह की क़यादत में 10,000 फ़ौज जाएंगी और अंग्रेज़ों पे हमला करेंगे और इस तरह से अंग्रेज़ों को हम हिंदुस्तान से भगा देंगे। और इसमें उनकी मदद कौन करेगा, तो इसमें उनकी मदद दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र और नेपाल का बादशाह करेगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नाकामयाबी होती हैं और राज खुल जाता है, तो इस पर काम नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें जो प्लान बनाया गया था कि किस तरह से फ़ौज बनेगी, किस तरह से खाना जमा करना है, किस तरह से जंगें होंगी, तो जो 1845 में नहीं हो पाया वो 1857 में हुआ।
और ये जो पूरा इसमें कई लोग गिरफ्तार होते हैं, कई लोगों पे मुकदमा चलता है, बहुत सारे लोगों पे नौकरी छीन ली जाती है, तो इसमें बहुत सारे लोगों का नाम है। तो कहने का मतलब ये है कि 1757 के बाद से 1857 के बीच में अलग अलग लोगों ने बिहार में रेगुलर तहरीकें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चलाई हैं। तो 1845 1857 के बीच में भी कुछ ना कुछ होते रहता है। कई सिपाही को अक्सर बगावत के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तो हम आपसे आगे बात करेंगे 1857 पे अगली एपिसोड में। तो उसमें हम कई चीज़ों पे आप पे चर्चा लाएंगे। तो उसमें एक चीज़ ये है कि क्यों 1857 में जब सिपाही हार जाते थे या लीडर हार जाता था, वो नेपाल क्यों जाता था। तो उसकी वजह यही थी कि 1845 में इन्होंने अलाई बनाया था नेपाल के महाराज को। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आसानी से असाइलम वहाँ पे आसानी से रह लेते थे। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो इन चीज़ों पे भी चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से नेपाल बिहार के बगल में है तो इनको फेवर कर गया ऐसे अलाई के तौर पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या है कुंवर सिंह का रोल, और 1857 एकाएक कैसे हुआ या फिर उसके पीछे लंबी प्लानिंग थी, इस चीज़ पे भी हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए, हम मिलते हैं फिर आपसे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया।